तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे ज्ञान कल दिया। मुझे क्रोध नहीं आया, थोड़ा सा आहत हो गया, बताऊंगा वो भी। क्योंकि मित्रों, मैंने बार बार ये कहा है कि भाई मैं इस चैनल में अकेला सरदार हूँ। दायरा सीमित है, उस सीमित दायरे में आपको उत्तमोत्तम देने का प्रयास मैं करता हूँ। जो भी कुछ अपना सत्य इतिहास है, जो भी कुछ है, वो जो भी मेरे सामने आया है, वो आपके सामने रखने की मैं बड़े निष्ठा और श्रद्धा से प्रयत्न कर रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल का कोई प्रयत्न है। मैं लगातार गत 15 साल से मैं लिख रहा हूँ और ये 15 साल का निचोड़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मानव हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं और निश्चित गलतियाँ हुई हैं। मैं जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुए। लेकिन इतिहास का ये अनसुना अनदेखा जो सच है, वो बताने के लिए मैं संकल्पित हूँ। मित्रों, वर्कशॉप चलाता हूँ, 7-8 घंटे पॉडकास्ट पे लगाता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। और इतना मेरे घर में पूर्व संचित मेरे इसमें पूर्वजों ने रखा नहीं है कि पॉडकास्टिंग के लिए मैं 24 घंटे अपने आप को झोंक दूँ। भाई, पारिवारिक इंसान हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर मेरी गलतियों को चिन्हित कर देना, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे आनंद आएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, सारा का सारा मोबाइल का खेल है। हाँ, एक पीसी है, लेकिन वो पीसी तो मेरे काम धंधे का पीसी है। ये उसमें 1000, 1500, 2000, 5000 वाला वो साउंड सिस्टम का कोई ऐप है, या VFX का कोई ऐप है, या AI में मैं काम करता हूँ। नहीं, कुछ नहीं है उसमें। वैसे वो पीसी मेरा वर्ड, एक्सेल और टैली और खैर ऑटोकैड तो मुझे अपडेट रखना ही पड़ता है, बिकॉज ऑटोकैड में ही मेरा सब काम चलता है। तो बस ये काम करने के लिए मैं पीसी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी ख़राब होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि माइक भी ख़राब होगा। उतना अप टू डेट माइक भी नहीं है, ज़रूर कमियां हैं मित्रों, लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा भी है। मैं ये वादा करता हूँ, चाहे जो अर्थजन हो, अर्थजन ना हो, 2000 एपिसोड तो करके रहूँगा। क्योंकि अभी तक हमने 712 से सारा का सारा मुगल काल तक, 1707 तक, 1857 तक का मुगल काल हमने ऑलरेडी सुन लिया है। 1857 का स्वातंत्र युद्ध भी सुन लिया है। उसके बाद अब ये पेशवाई का इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, वो चल रहा है। इसके बाद भी मित्रों, ये काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी विजयनगरम बाकी है, टीपू के काले सच आपके सामने रखना बाकी है, कारगिल का मैंने कुछ लिखा है, उसके बारे में मुझे बताना है। और सबसे महत्वपूर्ण, देश की तथाकथित ये जो आज़ादी हुई है ना 15 अगस्त को, उससे पहले के 15 दिन कैसे थे, ये सब शेष है। कुलदीप नैयर के किस्से भी हैं और गायत्री उपासना पर मैंने कुछ 150 पन्ने लिखे हैं। तो वो तो 10 साल पहले लिखे हैं।
लेकिन वो भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें मुझे भी किसी को नहीं मालूम कि गायत्री उपासना होती क्या है और उससे फ़ायदे क्या मिलते हैं। मैं फिजिकल फ़ायदों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आजकल सब देखते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा क्या है, भाई मेरा फ़ायदा क्या है, मेरे गली का, मेरे समाज का, मेरे शहर का, हाँ, मेरे धर्म का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश में जितने हिंदू मारे जाए, काटे जाए, बलात्कार महिलाओं पे हो, मुझे कोई क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो देखते हैं माँ भारती का आशीर्वाद अगर है मेरे सर पे तो मैं सफल जरूर होऊंगा। कल सिद्धि समुदाय के बारे में हम बात कर रहे थे, आज जरा उसको रैप अप करते हैं। मित्रों, ये सिद्धि समुदाय का 300 साल का ये राजकीय जो प्रभाव रहा है उसे जानना जरूरी है। हम मानते नहीं है, क्योंकि अक्सर हम उन्हें परदेशी गुलाम कह के दुर्लक्षित करते हैं, लेकिन उसका असर आज भी राजकीय पटल पर हम देख सकते हैं। मैंने जैसे कल कहा था, कर्नाटक विधानसभा में पहला एमएलए सिद्धि समुदाय का हो चुका है, भाजपा का। मित्रों, चाहे टुकड़ों में, लेकिन भारत में काफी सारे तटीय क्षेत्र में इनकी बस्तियां हैं, ये लोग रहते हैं, इनका प्रभाव है। ये सिद्धि समुदाय आए तो गुलाम बन के थे, लेकिन मेहनत और ताकत और उनकी जो निष्ठा है उसके बल पे सुल्तान भी ये बन गए हैं। उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण, शर की रियासत। पता नहीं किस वजह से, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं मिला इतिहास में, लेकिन 1394 में मोहम्मद नसीरुद्दीन था, तुगलक शायद, हाँ, मोहम्मद नसीरुद्दीन ही आया था। इसने गुलामी से एक सिद्दी को रिहा कर दिया, जो आगे जाके जौनपुर उत्तर प्रदेश में रियासत का नवाब बना, सुल्तान बन के बैठा। मित्रों, आश्चर्य की बात है, 1394 से 1479 तक ये सिद्दी अपनी सत्ता कायम रखने में सफल रहा है। और इन कितना 85 साल हो गए, 85 साल में 1394 से 1479 तक, इस 85-86 साल में दिल्ली सल्तनत में कितने बदलाव हुए, अनंत बदलाव हुए। मित्रों, आगे बंगाल में एक हाशमी सुल्तान भी ऐसे ही हुआ है। हमारे पश्चिम तट में कोंकण में जंजीरा तो सबको पता है, जंजीरा का नवाब भी सिद्धि रहा है, और 1618 से 1948 तक जंजीरा का नवाब सिद्धि ही था। और ये सिद्धि समुदाय 1791 से 1948 तक सूरत का भी नवाब बना रहा। ये सारा प्रदेश 1948 तक मोमिन सिद्दी के कब्जे में रहा है। हमने क्या नहीं किया, सारे प्रयत्न कर दिए, लेकिन कोई भी हिंदू राजा सूरत, जंजीरा और जौनपुर में अपना शासन प्रस्थापित ना कर सका। ये दुर्भाग्य है। जब 1665 में ब्रिटिशों ने पोर्तुगीजों को तो मुंबई दी, ये तो हमने पढ़ा है, वो तब तक जंजीरे को जीत ही नहीं पाए थे। 1665 तक प्रयत्न तो बहुत कर लिए थे, उनके पास उस समय के आधुनिक हथियार भी थे, उनके साथ बराबर प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन 1621 से 1648 तक जंजीरा जीत नहीं पाए। ये सच से हम अनजान थे, जो हमें मालूम नहीं था। 1621 से यहाँ जीत कर आया मलिक अंबर ने, हमें क्या कहते हैं उसे, मलिक अंबर अपने मालिक का आखिर तक ये निष्ठावान सेवक बना रहा।
हाँ निश्चित वो राष्ट्रीय राजनीति में तो था नहीं, वो उससे दूर रहा था, लेकिन अपने मालिक का हित उसने सर्वोच्च रखा था, ये सच बात है। वो मरने के बाद भी सिद्दी का कब्जा यहाँ पे बना रहा, क्योंकि मलिक अंबर ने सारी सुरक्षा व्यवस्था अपने प्रदेश की ये सिद्दी समुदाय को दे रखी थी। उसका इन खानाबदोश अय्याश नशेड़ी बच्चेबाज ये उठाए गिरे हैं ना उत्तर के मोमिन, उन पे कतई विश्वास दिखता नहीं है इतिहास में। सिद्दियों को क्या कहते हैं, शायद हुआ जो 200-300 साल का जो सत्ता का उपभोग उन्होंने लिया है, उससे ये भी थोड़े से विकृत हो गए। और ये सुनिए कि उनका जो लेखन है, जरा सोचिए आप, तुर्की, मुगल, अरब या हिंदू धर्मांतरित कोई होता वहाँ पे और मलिक अंबर ने पूरी की पूरी व्यवस्था उसके हाथ में दी होती, तो जरा सोचिए क्या होता। पूरा सिद्दी को ये बेच के खा गया होता, पूरे समुदाय को ये बर्बाद कर देता। वो कश्मीर का रिंचन का नाम याद है ना, मैंने आपको बताया था लद्दाख से आया हुआ झूठा शिया रिंचन। मेरा कश्मीर नामा का एपिसोड जरा प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल दी है। 1733 में जाकर गोरों ने व्यापार की ट्रीटी इन सिद्दियों से कर ली। इस सिद्दी से उन्हें जंजीरा में 100 साल के बाद चंचू प्रवेश मिला है। उससे अगले 100 साल बाद यानी 1834 में आखिरकार सिद्दी मोहम्मद खान जो दूसरा था, उसने ब्रिटिशों का मांडलिकत्व मान्य कर लिया और तब जाके ब्रिटिशों ने जंजीरा को अपने पंख के नीचे दबोचा है। लेकिन इन भारत के इतर रियासतों की तरह जंजीरा का भी नवाब सिद्दी ही रहा। जैसे पूरे राजपूताना में हम देखते थे तो सब ब्रिटिश राज्य के अंदर ही थे, लेकिन वो नवाब, महाराजा, राणा वो बने रहे। जंजीरा के सिद्दी नवाब अब्दुल करीम के 1734 में मरने के बाद उसका एक लड़का था याकुत खान। अब याकुत खान को हिसाब से तो याकुत खान को बनना था, अब बीच में घुसा सिद्दी जोहर, और सिद्दी जोहर जो ये नवाब अब्दुल्ला के खानदान का नहीं था, लेकिन सत्ता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो उसकी बगल में बैठा था याकुत खान के। अब यहाँ पे पेच फंस गया कि भाई नवाब कौन होगा, याकुत खान होगा या सिद्दी जोहर होगा। ये अब्दुल का बेटा याकुत सत्ता चाहता था, तो सत्ता स्पर्धा में लेकिन सिद्दी जोहर से याकुत कमजोर पड़ गया। बस सिद्दी ने मान लिया कि भाई मैं कमजोर हूं, तो सीधा पुणे भाग गया नाना फडणवीस के पास और मदद की गुहार लगाई। वहाँ नाना से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नाना ने इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी कि भाई हम जंजीरा तो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन आपको हम सचिन सूरत के पास का जो तुम्हारा इलाका है, सूबा है आपका, वहाँ आपको एक नवाब के तौर पे बसा देंगे। तद्वत याकुत खान ने हाँ कह दी और याकुत खान जंजीरा छोड़ के सचिन सूरत में राज करने लगा, क्योंकि मराठाओं ने सूरत जीत लिया था उसके लिए। ये तो जाहिर था, वो दिल्ली का अय्याश मुगल था, वो मुगल ने फिर याकुत खान को वहाँ पे नवाब की पदवी दे दी। तब से मित्रों याकुत खान के वंशज सूरत पे शासन कर रहे थे। 1948 में सरदार जी अपने थे पटेल, उनकी देखरेख में ये याकुत खान का वंश हमारे भारतवर्ष में शामिल हो गया। और जाते जाते भी यहाँ गोरों ने कांड कर दिया। उन्होंने जितनी भी सिद्दी की खुद की फौज थी, उनको ब्रिटिश फौज में नौकरी बहाल कर दी और इंग्लैंड ले गया।
अनेकों को ब्रिटेन में इन्होंने शिफ्ट किया है। जानते थे कि ये लोग ईमानदार है और निष्ठावान भी है, और ये सत्य है कि सिद्दी लोगों ने कभी भी अपने मालिक को धोखा नहीं दिया है। 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से ये सिद्दी लड़े हैं और अपनी जानें भी गंवाई हैं। दूसरा, पोर्तुगीजों की तरफ से ये लड़े हैं। अली आदिल शाह जब गोवा में हमला करने आया था 1570 के आसपास, तो इन्होंने पोर्तुगीजों का साथ दिया। पोर्तुगीजों की नौकरी करते थे बेसिकली। यहाँ आश्चर्य की बात मित्रों ये है कि पोर्तुगीजों की तरफ से लड़ते सिद्दियों को अपना मुस्लिम उम्मा याद नहीं आया। ये पूरा का पूरा समुदाय अंतिम क्षण तक पोर्तुगीजों के साथ रहा है, उनके साथ वफादार रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे गाडगिल साहब एक हैं इतिहासकार मराठी, और यूएस का वेबर है। इनके अलावा 17, 18 और 19वीं शताब्दी में कोई भी चाटुकार, तवारीखकार हो, वामपंथी किनोना हो, हाँ, या मुगल दरबारी कोई हो, भाई इनका इतिहास ही इन्होंने नहीं लिखा अब तक। यानी मैं कह रहा हूँ अब तक 21वीं शताब्दी में 2006 में ये कोई पेपर दिखते हैं जो मैंने पढ़े हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो हमारे स्टूडेंट बच्चे, विद्यार्थी, संशोधक अब सामने आए और इन्होंने लिखना आरंभ किया है। सबको यही लगता है कि मूल अफ्रीकन ये मासूम रहवासी गुलाम बन के यहाँ पे लाए गए, इनका धर्मांतरण जबरन किया गया, लेकिन ये मन से मुसलमान नहीं थे तो निष्ठावान भी थे। मुसलमान निष्ठावान हो ही नहीं सकता अपने उम्मा के अलावा। लेकिन मित्रों, ये सिद्दी समुदाय का जुझारू स्वभाव, उनकी ताकत और उनकी निष्ठा, सिद्दी ने अपने संस्कार कभी भी हटाए नहीं हैं। आज भी ये लोग उतने ही निष्ठावान हैं जितना मैं मेरी मातृभूमि से हूँ। ये लोग हजारों किलोमीटर मातृभूमि से कटे हैं, अपनी संस्कृति से कटे हैं, लेकिन जहाँ पे रह रहे हैं निष्ठा कायम है मित्रों। वंदे मातरम।